नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना भाई? और जो अपन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं स्पेशल क्लास में, उसको पढ़ने के लिए एकदम आतुर भी होंगे कि हाँ सर, बस पढ़ा दीजिए अब तो आप जल्दी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं एक बार सेशन को शेयर कर देता अगर इजाजत हो आपकी। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है। हम्म। चलिए साथियों, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में आप लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक से संबंधित प्रश्न, जो कि ज्योग्राफी में आप लोगों के लिए विशेष रूप से लाए गए हैं। आइए साथियों, सेशन की शुरुआत करें। हमेशा की तरह कुछ जरूरी बातों में सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है हमारे रेफरल कोड से संबंधित। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। फिर चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर वहां पर करंट अफेयर्स विद स्ट्रेटेजी के पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। रेफरल कोड अंकित 10 लगाकर 10% डिस्काउंट हाल ही में प्राप्त कर लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के साथ में अनअकैडमी राइज 2.0 नामक एक हम लोग टेस्ट आयोजित करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयास होता है कि आप लोगों को, हाँ जी, हमारा प्रयास होता है कि आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ मतलब गिफ्ट्स भी दिए जाएं। तो उस कार्यक्रम में एक टेस्ट है जो कि रोजाना सुबह 8:30 बजे आयोजित किया जाता है। जैसे प्रथम पुरस्कार 3,000, दूसरा 2,000 और तीसरा 1,000 का पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। साथियों, हमारे द्वारा एक चैनल लिया जा रहा है। और हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आपको, अभी 11 बजे आप लोगों के अगस्त का करंट अफेयर रिवाइज कराना है। क्लियर? मंथली करंट अफेयर रिवीजन में अगस्त का करंट अफेयर रिवीजन 11 बजे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक तथ्य और मैं आपको बता देना चाहूंगा, और वो ये है कि 12 बजे हमारे द्वारा एक प्रैक्टिस टेस्ट करवाया जा रहा है एसएससी वालों के लिए। प्रैक्टिस सेट 2 नंबर है जिसका वो करवाया जा रहा है। तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि एक हमारा चैनल है जिसका नाम है यूपीएससी, जो कि यूपीएससी ओरिएंटेड है। यहाँ पर बहुत सारे करंट इश्यूज और क्लासेस ली जाती हैं, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ यूं रहा। देखिए, आवाज सुनाई दे रही है या नहीं, एक बार जल्दी से बता दीजिए। कुछ विद्यार्थी लिख रहे हैं नो साउंड। पूछ लेता हूं, क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? बताइए। परफेक्ट, सभी को सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए सवाल देखते हैं सर जी। सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट सर्कुलेशन, अर्थ रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ, which of the above are responsible for bringing dynamic changes to the surface of the earth? हमारी जो सरफेस होती है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो भी अर्थ की सरफेस है इस पर परिवर्तन कौन कौन ला सकता है? कॉमन सेंस से करिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। बहुत कुछ महत्वपूर्ण अगर है इसमें तो सबसे बड़ा है वो कॉमन सेंस, कि आपको जो अर्थ की सरफेस दिखाई देती है उस पर परिवर्तन कौन कौन ला सकता है। देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सोचिएगा और सोच करके आंसर दीजिएगा। जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय यानी जमीन के भीतर की जो एनर्जी है वो। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के कारण क्या हमारी जमीन पर कोई फर्क पड़ता है? प्लेट सर्कुलेशन, प्लेट जब चल रही हैं, टकरा रही हैं, कुछ बना रही हैं, सोचिएगा। पृथ्वी घूम रही है, क्या उससे पृथ्वी के घूमने से कुछ अंतर आ रहा है? मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए। रोटेशन ऑफ, इन दोनों में क्या अंतर है? एक अपनी अक्ष पर घूमना है और एक सूर्य के चारों तरफ घूमना है। इनसे कोई हमारी सरफेस पर फर्क पड़ता है क्या? मैंने आंसर किसी का नहीं बताया, लेकिन मैंने आपसे कहा है आप जरूर सॉल्व कर देंगे, तय है, आई एम श्योर। अरे बाबा रे, मैं गलत हो गया पहली बार। इसका मतलब आप लोग जल्दबाजी में कह रहे थे पोल 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 पोल, गलती कर दिए। ओहो, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें इन 2 चीजों के बारे में नहीं पता है। क्योंकि अगर आपने सी आंसर दिया है, अधिकांश का आंसर सी है, और मेरा आंसर ये था, हमें जो नहीं पता था, इसका मतलब यह हुआ कि हमें 1 नंबर और 3 नंबर को लेकर के नहीं पता था। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में श्योर नहीं थे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटेशन के बारे में श्योर नहीं थे। बस यही तो बातें श्योर नहीं थी, बाकी तो हम लोग लगभग सही कर ही ले गए। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बाय द वे, अगर आपको पता हो, जो हमारे सूर्य की विकिरणें आती हैं हम तक, वो कौन सी वाली रेडिएशंस कहलाती हैं? कोई बताएगा? सूर्य की जो रेडिएशंस आती हैं हमारे पास में, वो कौन सी वाली रेडिएशंस होती हैं? यूवी कहते क्या है उनको? भैया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही तो होती हैं। फिर आप पूछेंगे सर उसका हमारी सतह पर क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा जी, एक बात बताइए, अगर वो आपके क्षेत्र में आने के बाद में जब वो लौटती हैं, जिसकी वजह से आपके यहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है, अल्बिडो नामक एक टर्म आप पढ़ते हैं, तो वो कैसे होता है? सूर्य के ताप के कारण ही तो होता है जनाब। ग्रीन हाउस का पूरा इफेक्ट होना, आपके सरफेस के ऊपर जमी हुई बर्फ का पिघलना, ये सारी चीजें किससे होती है? इसी से होती है भाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? डन हो गया? ठीक बात है। तो ये वाली जो चीज है ये प्रभावित कर रही है। अब दूसरा सवाल क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या फर्क पड़ता है? चलिए अब बताते हैं। एक बात बताइए, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, ये सभी अगर समान ग्रेविटेशनल फोर्स रखते तो वो वाली बात क्यों होती? जैसे मैं अपने आप को, कोई मुझसे पूछे कि भैया कितना वजन है, मैंने कहा पृथ्वी पे इतना है और चंद्रमा पे इतना है। भाई यही तो वो कारण है जिसकी वजह से आपका एटमॉस्फेयर जो है वो एग्जिस्ट करता है।
यही तो वो कारण है जिसके कारण आपके यहां पर टाइड्स एंड बो आते हैं, मतलब ज्वार भाटे आते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता तो सबसे बड़ी बात वातावरण एग्जिस्ट नहीं करता जनाब। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया? प्लेट सर्कुलेशन, अरे भैया प्लेट घूम रही हैं तभी तो आपके यहां पर सब चीजें, पहाड़ पर्वत हिमालय वगैरह सब बन रहे हैं। अर्थक्वेक वॉल्केनो ये सब इसी से तो आ रही हैं। ये यही तो वो चीज है जो गति के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर ग्रेविटेशन तो कभी चेंज नहीं होता। अच्छा, किसने कहा? मून की जो आपके सामने जो रेस्पेक्टिव मोशन है उसी के कारण तो सारा की सारा वो चंद्रमा की पूर्णिमा वाले दिन जो है वो जो आपके ज्वार है वो चले आते हैं। क्लियर? अच्छा, फिर है सर अर्थ रोटेशन से क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई दिन और रात आपके यहां पर हो क्यों रहे हैं? पृथ्वी घूम रही है अपने अक्षर पे। फिर रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या हो रहा है? ये लो, आपके यहां सीजन कैसे बन रहे हैं? आपके यहां बर्फ पड़ रही है कि आपके यहां पर लू चल रही है, ये कैसे हो रहा है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ये बात समझ में आ गई। रोटेशन नहीं है, रेवोल्यूशन है असल में, परिचक्रण है। दोनों का अर्थ गलत कर दिया। क्लियर? मैंने आपको लेकिन समझा दिया था सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा, ऋतु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ए ग्रुप? हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा, सवाल पूछा जा रहा है नॉट रिलेटेड टू ए ग्रुप, कौन सा एक समूह से शामिल नहीं है? मतलब एक प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि इस सवाल को रीजनिंग के आधार पर सॉल्व करिए। इनमें से कौन सा किसके साथ मैच नहीं करता है? क्योंकि चट्टानों के प्रकार हैं। अरे बहुत ही प्यारा सवाल है, मतलब ये जनरली रीजनिंग में कराया जा सकता है ये सवाल। ये किताब कौन सी है जिसमें से हम करा रहे हैं? ये सारा की सारा ये जो है एनसीईआरटी के थ्रू करवाया जा रहा है। बहुत बढ़िया है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया है अधिकांश लोगों ने। कैसे? हाँ भाई, एक विद्यार्थी है, टेलीग्राम पर मैसेज नहीं कर पा रहा हूं, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। अच्छा, एक मिनट भाई, हालांकि वहां पे ढूंढना शायद आपके लिए महाभारत रहा होगा। आनंद, मैं करता हूं, एक मिनट। ठीक है, मैंने फोटो ले लिया, कॉल करता हूं। चलिए, तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों सवाल क्या पूछा जा रहा है जो ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो ये तीन चीजें आपके सामने हैं और नीस अलग है। क्यों अलग है? इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन और शेल जो है ये सेडिमेंट्री रॉक है बेटा। कौन सी है? सेडिमेंट्री रॉक है। जबकि नीस कैसी है? एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है ना? तो ये बात आप लोग अतिरिक्त रूप से समझ जाइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेडिमेंट्री रॉक। बताइए सेडिमेंट्री रॉक के बारे में कौन सा कथन सही है? सवाल को देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखते हैं। हाँ, एक विद्यार्थी कह रहे हैं कूद कूद के पाए लागू। भाई साहब, चटक मटक के पाए बहुत हुआ, अब कूद कूद के होने लगा है। सही है भाई साहब। आइए रॉक के बारे में सवाल देखते हैं। हाँ जी, सीताराम जी पढ़ाई कर लो। सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बाय द एक्वेटिक सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा गया है। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। जल तंत्र द्वारा, सोचना, आंसर देना, परत। दूसरा, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, यानी कि जब सेडिमेंट्री रॉक बनती है तो उससे पुरानी वाली जो चट्टानें हैं उनके अंदर जो इरोजन होता है उससे इनका निर्माण होता है। तीसरा, ये अपने अंदर सेडिमेंट्री रॉक जो होती है ये जीवाश्म को रखती है, जीव का अंश इसके अंदर उपस्थित होता है और ये सामान्यतया परतों में पाई जाती हैं। कौन सा कथन यहां पर सही है? बहुत ही प्यारा सवाल है। रॉक सिस्टम से जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही लिखा जाएगा। हाँ जी, करें? चलो लो, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं सर जी आपका कांटेक्ट मिल सकता है क्या? अरे बेटा, वो जिस बच्चे ने मैसेज किया है हमको, जी आपको कल मैंने मेल किया था, अरविंद शर्मा, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, मैं मेल चेक कर लूंगा। हाँ जी, अब समझते हैं क्या चीज है, मैं आपको ये बताता हूं। देखिए साथियों, होता क्या है, कोई भी चट्टान है यहां पर केवल एक्वेटिक ही नहीं, मैं हर पॉइंट को समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्वेटिक ही मत देखो आप, एक्वेटिक के अलावा मैं एरियल भी बोल देता हूं, वायु सिस्टम के द्वारा। तीसरा, मैं मतलब हिम के द्वारा, जिसको आप ये कहते हैं ना, जिसको आइस कहते हैं, उसके द्वारा। सेडिमेंटेशन एक प्रक्रिया है। कोई भी चट्टान, देखिए प्रकृति में सबसे पहली जो चट्टान बनती है वो आग्नेय होती है, इग्नियस रॉक, जो कि लावा के निकलने से मिलती है। ठीक है ना? तो लावा के निकलने से जो चट्टान बनी वो इग्नियस रॉक थी। अब वो इग्नियस रॉक के ऊपर जो बारिश हुई उसकी वजह से पानी बहा, उसने इसके अंदर चट्टान को बदलना, परिवर्तित किया सेडिमेंट्स के अंदर।
क्लियर है? दूसरी बात क्या होती है, इसी के बाद में मेरे प्यारे साथियों, अगर यहां पर तेज हवा चली या यहां पर बर्फ बनी हुई थी वो पिघल गई, तो इस चट्टान के ऊपर परिवर्तन हुआ, सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर परिवर्तन हुआ। ये सेडिमेंट्री रॉक पर परिवर्तन केवल एक्वेटिक ही नहीं, आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, पहली बात। दूसरी बात, द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इन्वॉल्व इरोजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग रॉक। तो ये तो हम बता दिए, मेटामॉर्फिक, इग्नियस और सेडिमेंट्री, ये तीनों आप याद रख सकते हैं। और इसका निर्माण पहले से उपस्थित किसी रॉक में परिवर्तन होगा तो बन जाएगा, ये बात भी हमने समझा दिया। ठीक है। तीसरा, ये फॉसिल अपने अंदर रखती है। देखिए कॉमन सेंस लगाइएगा, अगर कोई चट्टान है वो पिघल रही है साथियों, है ना, मतलब कोई भी आपने लावा से बनी हुई कोई चट्टान है, उसके ऊपर कोई भी डेनुडेशन की प्रक्रिया, अपर्दन की प्रक्रिया, ये सब हो रहा है और वो घिस घिस के जा रही है, तो देखिए वो आपको समझ में शायद ना आए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सरल तरीके से समझाता हूं। आप ऐसे देखिए, आपको मालूम है बहुत बार, उदाहरण को थोड़ा सीमित रखिएगा और समझिएगा, कई बार बाढ़ आती है, और बाढ़ आपने शायद ना देखी हो लेकिन बारिश तो देखी होगी। बारिश में आप देखते हैं कि ऊपर पहाड़ों से बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर बह के नीचे आ जाते हैं, बहुत सारी नई प्रकार की मिट्टी आ जाती है, बहुत सारी जगह मिट्टी का अक्यूमुलेशन हो जाता है ना भाई। तो ऑब्वियसली वो मिट्टी आई कहां से, वो ऊपर से आई है। ऊपर तो मिट्टी थी नहीं, पहाड़ों से मिट्टी कैसे आई, तो वो घिस घिस के पहाड़ को घिस घिस के मिट्टी नीचे उतर के आई। इसी प्रकार तो गंगा यमुना के मैदानों का निर्माण हुआ है। मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, इसी प्रकार से हुआ है। मट्टी जो है वो पानी के साथ बह के आई है, और लेकिन पत्थरों के घिसने से आई है। फिर क्या हुआ, अब आप सोच के देखिए, कभी कोई छोटा मोटा जानवर जैसे कि सर्प हुआ या चूहा हुआ या मेंढक हुआ, मछली हुआ, ये उस मिट्टी में दबे रह गए, तो जीव के अंश उसमें चले गए, जिसे आप जीवाश्म कहते हैं। तो जो सेडिमेंट्स हैं उसके अंदर जीवाश्म चला जाता है। क्लियर है? तीसरा है, सेडिमेंट्री रॉक आर टिपिकली फाउंड इन लेयर। अब ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है जनाब। इस साल बारिश आई, फिर आपने अगली बार फिर से बारिश देख ली, तो इस बारिश की जो परत थी वो तो वही रही। अब आपके दो चार पेड़ पौधे वहां उग गए उस मिट्टी के ऊपर, फिर साल भर बाद फिर से यही दुर्घटना वापस होती है। तो ऐसी स्थिति में उस मिट्टी के ऊपर फिर एक लेयर मिट्टी की और बन के आ गई, यानी लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर चलती चली गई, मल्टी लेयर सिस्टम हो गया। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? तो एक प्रकार से ये सारा की सारा प्रोसेस यहां पर हमने समझा दिया है। आपको ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया? चलिए, एक विद्यार्थी बहुत देर से परेशान हो रहे हैं, अमरेंद्र कुमार सर, आपने तो कहा था टॉपिक वाइज पढ़ाओगे। हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे ना बेटा अमरेंद्र, टॉपिक वाइज ही चल रही है ये। टॉपिक है बेटा अर्थ, रॉक, अर्थक्वेक, ये सब टॉपिक का पार्ट है। आप सोच रहे थे कि शायद मैं यहाँ पर थ्योरी पढ़ाऊंगा, बेटा नहीं, मैं कभी भी फ्री क्लास में थ्योरी नहीं पढ़ाता। मैं थ्योरी जो है ना वो हमको अलाउड नहीं है पढ़ाना, मतलब माफी चाहूंगा। इसलिए हम लोग इस तरह से चलते हैं, क्योंकि फिर अगर ऐसा ही करेंगे तो फिर हमारा पेड कोर्स नहीं बिकेगा ना यार। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो ना यार, है ना। ये तो फ्री चीज है ना भाई, फिर हमको फिर कंपनी वाले कहेंगे कि बेटा बहुत हुआ सम्मान, अब चलो तुम अपना रास्ता नापो। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डेस्क्राइब्स द लिथोस्फीयर, ठीक है, कौन सा निम्न में से लिथोस्फीयर को डेस्क्राइब करता है? ठीक है, तो आइए, अपर एंड लोअर मेंटल लिथोस्फीयर कहलाता है, क्रस्ट और अपल मेंटल लिथोस्फीयर कहलाता है, क्रस्ट एंड कोर जो है वो लिथोस्फीयर कहलाता है, और मेंटल और कोर जो है वो लिथोस्फीयर कहलाता है। लिथोस्फीयर आप किसे कहते हैं बताइए? हाँ जी, मैंने आज कहा ना आपसे कि मैं शुरुआत वाली क्लास में भी बोला था सुबह भी कि भैया हम वो नहीं है जो आपसे ये कहें कि चैरिटी करके पढ़ाते हैं। हम तो साफ बोलते हैं कि रेफरल कोड अंकित 10 लगाओ, 10% डिस्काउंट पाओ हमारे उस पे पेड बैचेस पे, क्योंकि पेड बैचेस आएंगे भाई, पेड बैचेस नहीं आएंगे तो हम जैसी इतनी भारी भारी सैलरी पे अनअकैडमी लोगों को रखेगी कैसे, है ना। एकदम ऑनेस्ट बात है यार, इसमें मुझे आपको दिखा के सिंपैथी नहीं लेनी है, मतलब सुनने में थोड़ा कट है लेकिन कड़वा है, लेकिन सही है, सच है जो है, मतलब इसमें मैं कुछ छुपा नहीं सकता। और मैं भी मतलब इतनी पढ़ाई करके, इतनी सारी उपलब्धियां हासिल करके, गोल्ड मेडल लेके, आईआईटी से पढ़ के, हैं अब मतलब सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन लेकर के और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने आ जाऊंगा। मेरे बापू जो है वो अंबानी नहीं है, ठीक है ना। मैं नौकरी कर रहा हूँ, और नौकरी कर रहा हूँ उससे धन कमा रहा हूँ, तो भाई धन कमाने के लिए नौकरी करना भी होता है, मैं इसमें गर्व फील करता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप लोग भी शायद इसीलिए करेंगे, है ना भाई। चलिए ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, तो इधर देख लीजिएगा, मैंने आपसे कहा द क्रस्ट इज द टॉप मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है? आप लोगों का टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है वो लिथोस्फीयर कहलाता है। और ये जो होता है मेरे प्यारे साथियों, आप अपन लोग पढ़ते हैं ना अर्थ के अंदर 3 पार्ट, कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये क्रस्ट के अंदर सबसे ऊपर वाला, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आ गई बात? क्लियर है। चलिए साथियों आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन? देखिए क्या होता है ना बच्चों, लावा जब फट, देखिए दो बातें समझिएगा, आप लोगों को वॉल्केनो के बारे में पता है, और अगर ज्योग्राफिकल फीचर आपको आता है तो ठीक है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। जब अर्थ के ऊपर जो उपस्थित चट्टाने हैं, जब वो आपस में टकराती हैं, चट्टाने नहीं टकराती हैं असल में, प्लेट्स टकराती हैं। आप चट्टान की तरह समझ के चलिए, आप इवन ये समझिए दुनिया की कोई भी दो चीजें टकराएंगी, तो टकराने के बाद में कुछ तो बाहर निकलेगा। ये हैंग कैसे हो गया? हाँ जी, वीडियो रुक गया था, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन क्यों रुक गया था नहीं पता है। हाँ भाई, एक बार मैं रिफ्रेश कर दूं क्या? एक बार के लिए अगर आपकी इजाजत हो तो मैं रिफ्रेश कर दूं, है ना। हाँ 1 मिनट होल्ड करिए, क्योंकि होल्ड हो रहा है।
हाँ जी, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है यार। ये हैंग होने की प्रॉब्लम आ ही रही है, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। दिक्कत क्यों आ रही है ये नहीं पता है। एक काम और कर सकता हूं मैं, होल्ड करिए। एटमैक्स में ये कर सकता हूं कि भाई मेरे पास डेटा केबल और है, मैं डायरेक्ट डेटा केबल लगा करके ऑपरेट करके देख लेता हूं, इन केस उससे हो जाए, है ना। मतलब वाईफाई से तो चल ही रहा है, लेकिन अगर केबल से भी कनेक्ट होने के बाद सही चल जाए तो अच्छा होगा, लेकिन हैंग हो रहा है। हम्म, अभी भी इशू आ रहा है तो भैया हमारे पास अब कोई समाधान इसका पास बचा नहीं है। टीम, ये सेशन बीच बीच में हैंग हो रहा है, और क्यों हो रहा है नहीं पता है। वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, अब मैं इसको केबल से भी कनेक्ट करके देखना चाह रहा हूँ, बट अगेन द इशू इज कि ये हैंग हो रहा है। मेरा वो आप तो कॉपरेट कर लेंगे, बट मैं खुद भी अपने आप को अटका हुआ देख रहा हूँ। इस तरह से सेशन हैंग हो रहा है बीच में, और सब कुछ सही होते हुए भी बीच में अटक जा रहा है। अब ये पॉज हो गया है, क्यों हो गया है नहीं पता है। हम्म। इस तरह से बीच बीच में अटक रहा है। अब जैसे मैं वीडियो बना भी रहा हूँ तो मैं थोड़ी देर बोलूंगा, फिर ये देखो हल्का सा इसमें स्टे आ जाता है, मतलब सेशन अटक जाता है, फिर बीच में एकदम होल्ड हो जाता है। क्या करूं इसका। हाँ जी, मेरा ये आ ही रहा है इशू। अब इसके अंदर मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो मैंने अपनी टीम को बोल दिया है, इनकेस अगर कोई दिक्कत होती है तो देखो वो कुछ सॉल्यूशन बता देंगे। वो इंटरनेट स्पीड कह रहे हैं, इंटरनेट स्पीड ऑलरेडी मेरी 100 एमपीएस की आ रही है। हाँ जी, कोई बात नहीं। चलिए साथियों, तो मुद्दा ये है कि हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी दो चट्टानें टकराती हैं, अभी शायद ठीक लग रहा है। हाँ जी, जब भी दो चट्टानें आपस में टकराती हैं तो टकराने से कुछ चीज बाहर निकलती है, कुछ चीज बाहर निकलती है से मतलब हुआ कि भाई हो सकता है, हाँ, कि भाई हो सकता है कि टकराने के बाद में वहां से ऊपर की तरफ धुआं बाहर निकल जाए। अब आप पूछेंगे धुआं क्यों बाहर निकलेगी। अरे हमने कहा कुछ भी नहीं निकला तो धरती तो कांपेगी ना। बोले हाँ कांपेगी। मतलब अर्थक्वेक तो आ सकता है एटमैक्स। बोले आ सकता है। अच्छी बात है। तो बेटा जब पृथ्वी की चट्टानें आपस में टकराती हैं, प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो इतनी तेज गर्मी बाहर निकलती है कि लावा बन के बाहर निकल आती है बहुत सारी चीजें जो मेंटल में उपस्थित थी। यानी कि पृथ्वी के मध्य में से अर्थक्वेक के रूप में से, अर्थक्वेक जब होता है तो अंदर से वॉल्केनो के रूप में अंदर का जो लावा है वो बाहर निकल आता है। ठीक है ना। और वो पृथ्वी पर जब फैलता है तो वो पृथ्वी पर फैल करके प्रॉपर तरीके की एक चट्टान का निर्माण कर लेता है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में बच्चों, फटने से भाई वायु भी बाहर निकलती है और लावा भी बाहर निकलता है। जब वो पृथ्वी के भीतर है तो मैग्मा है, बाहर निकल रहा है तो वो लावा के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है। चलिए, तो सवाल पूछा जा रहा है कौन कौन सी गैस बाहर निकलती हैं। आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, मतलब आंसर हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया हो क्या आंसर करना है। फिर भी मैं आपके सामने इस चीज को एक बार के लिए कर देता हूं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट बेटा रुको। बहुत प्यारा सवाल है ये, कुछ सीखोगे आप इससे।
भैया हमारा मूड मतलब एकदम सन्न हो गया है। हमारी टीम भी है सेशन में और वो बीच बीच में सब सही चल रहा है। हाँ जी, तो बेटा ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन जो है ना वो वॉल्केनिक इरप्शन से बाहर नहीं आ रही है, ध्यान से समझिएगा। जो नाइट्रोजन है वो वॉल्केनिक इरप्शन से बाहर नहीं आ रही है, ये तथ्य आपको मालूम होना चाहिए। तो फिर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन गैस तो वायुमंडल में उपस्थित है, ठीक है ना। तो इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, कौन कौन सी गैसेज हैं जो बाहर निकलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, SiF4। तो ये चीज आपको याद रख लेनी चाहिए। क्लियर है, तो ये एडिशनल फैक्ट है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थक्वेक इज और आर करेक्ट। अर्थक्वेक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज एपिसेंटर, ठीक है ना। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, जहां पर भूकंप आता है उसे हम एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। दूसरा, द लाइन कनेक्टिंग द अर्थक्वेक अफेक्टेड प्लेस एट द सेम टाइम आर कॉल्ड को अर्थक्वेक लाइन। इन्हें को अर्थक्वेक लाइन कहा जाता है, जो कि दो अर्थक्वेक वाले लाइंस को आपस में जोड़ती हैं। बताइए कौन सा कथन सत्य है। भाई हमारी टीम बोल रही है कि उनकी तरफ से सब सही है, इशू तो अपनी तरफ ही कोई बताया, अब क्या करा जाए समझ में नहीं आ रहा है। चलने देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, करें। अंग्रेजी में जो बेटा ये को अर्थक्वेक लाइन है, इसको होमोसिस्मिक लाइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। बोलिए, थम्स अप कर दीजिए, ऑन कर दें। को अर्थक्वेक लाइन को होमोसिस्मिक लाइन भी कहते हैं, है ना। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन हो सकता है, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हो। ठीक है। अब यहां पर जो है ना, कुछ लोग तो इसलिए मारे गए क्योंकि उनको सी लिखने की आदत हो गई है कि भाई हर हर क्वेश्चन का आंसर सी दे दो, सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ लोग इसलिए मारे गए कि सर हमें पता ही नहीं था एपी सेंटर क्या होता है। बेटा जहां पे भूकंप आता है ना, उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। जो समझदार थे वो समझ गए। जहां भूकंप आता है उस पॉइंट को हाइपोसेंटर और फोकस कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एपी सेंटर वो जगह है जो फोकस से जो नियरेस्ट 90 डिग्री पर पॉइंट बनता है, वो एपी सेंटर कहलाता है। भाई ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। इधर सुनिएगा, जहां पे बिंदु जहां पर भूकंप उठा वो तो फोकस है, और उसके बाद में वर्टिकली सीधा स्ट्रेट 90 डिग्री पर जो पॉइंट है बेटा, वो एपिसेंटर कहलाता है। ये फोकस के जस्ट ऊपर स्थित होता है, 90 डिग्री के ऊपर। क्या आपको बात समझ में आ गई थी। हाँ, कंफ्यूज आप हो गए होंगे, ये बात समझ में आ सकती है मुझे, तो उम्मीद है ये याद रख लेंगे। होमोसिस्मिक लाइन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जियोलॉजी। हमें भूगर्भ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। क्रेटर तो बेटा वो जो छेद बनता है ना वॉल्केनो निकलने के बाद, वो दोनों अलग चीज है। एपिसेंटर से लावा निकले जरूरी थोड़ी है, वॉल्केनो अलग चीज है, अर्थक्वेक अलग चीज है। अर्थक्वेक वो काम है जिसके अंतर्गत धरती हिलती है, हलती है तो एपिसेंटर आता है। वॉल्केनो अलग जगह हो सकता है, अर्थक्वेक के कारण वहीं पर एपिसेंटर, वहीं पर भी वॉल्केनो बन जाए, ना बने तो वॉल्केनो कहीं और बने और भूकंप कहीं और आए, ये दो बिंदु अलग अलग है। और ये जब हम पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताते भी हैं, और हमने ऑलरेडी बता रखा है कि हमारा ज्योग्राफी का बैच जल्दी ही आने वाला भी है। हाँ जी, डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जियोलॉजी। जियोलॉजी के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। भूगर्भ के बारे में। हाँ, बस ये है कि यहां पर सवाल को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो ये शब्द ध्यान से देखना, तभी आप सवाल सही करोगे। डायरेक्ट पूछा जा रहा है, अंदर के बारे में जानकारी सीधा अंदर से, समझ रहे हो आप मेरी बात। इनडायरेक्टली तो मतलब, अब आप समझ जाइए, फिर मैं सवाल का आंसर ही दे दूंगा आप लोगों को। एकदम डायरेक्ट अगर पता चले कि अंदर का क्या माजरा है, तो वो कैसे पता चलता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात है। सुरभि, शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि अगर है ना डायरेक्ट शब्द हटा दिया जाए, तब तो फिर ये में मतलब सारी की सारी जो चीजें हैं वो आंसर सही है। इनडायरेक्टली तो सारी सही है, पर बेटा मतलब वो उन्हीं का सही हुआ जिन्होंने सब कुछ मेरी बातों को ध्यान से सुना, फिर तो सारे सही हैं। क्यों, इनडायरेक्टली तो अर्थक्वेक वेव्स भी जो है वो भी पृथ्वी के बारे में जब बताती हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात। हाँ, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, तो वो भी भाई ऑब्वियस सी बात है कोर के बारे में जानकारी देता है
है ना? तो ये समझिए प्रत्यक्ष स्रोत किसको कंसीडर किया जाए, तो डायरेक्ट तो भाई वॉल्केनो से पता चलता है कि अंदर का मामला थोड़ा गर्म है। ठीक है ना? हाँ, अच्छा सवाल था, प्यारा सवाल था। आगे बढ़िए। बेटा रिंग ऑफ फायर अगर आपने सुना हो तो ये किससे संबंधित है? असल में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात कर रही है। रिंग ऑफ फायर किस चीज से संबंधित है? इधर देखिएगा। हाँ जी, इधर देखते हैं। हाँ जी, बाई अर्थक्वेक से संबंधित है। अर्थक्वेक पता चलते हैं इसकी वजह से। फ्रॉम द वॉल्केनो इसके बारे में पता चलता है। तीसरा, फ्रॉम द पैसिफिक ओशियन इसके बारे में पता चलता है। जंगल की आग से इसके बारे में पता चलता है। भाई एक बालक को जो है वो थोड़ी देर का ब्लॉक करना पड़ेगा। माफी चाहते हैं अमरेंद्र सिंह। नाम अमरेंद्र बाहुबली वाला है लेकिन काम जो है तुम एकदम टुच्चाई वाला कर रहे हो। क्या करें तुम्हारा? डिस्टर्ब भी किया जा रहा है। हम सोच रहे हैं तुम अब भी चुप हो गए, अब भी चुप हो गए यार। कुछ भी पढ़ने लिखने का मतलब ही नहीं है। जब से क्लास शुरू हुई है आधा घंटा शुरू हो गया, तुम्हारा कमेंट बंद नहीं हो रहा है। हाँ जी, सवाल देख लीजिएगा। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में सवाल पूछा गया है। अगर आपको कुछ आइडिया लगे तो जरा जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है। अगर हमारे पुराने स्टूडेंट हैं आप, जिन्होंने मतलब हमसे पढ़ी हुई है ज्योग्राफी, तब तो इसकी आप धज्जियां उड़ा देंगे। बहुत बढ़िया। और जो केवल और केवल मतलब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर तो समझ गए, लेकिन बाद की बातें नहीं समझ पाए ना, उनके साथ पता है क्या मुसीबत हुई है? बताएं। एक बात बताइए, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है, इसी के कारण वॉल्केनो भी आते हैं, लेकिन आपको पता है इसी के कारण जापान पूरे दिन भर 24 जो है वो भूकंप देखता रहता है। दिन भर भूकंप आते रहते हैं, हिलता ही रहता है। हैं? कुछ याद है? जापान तो भूकंप का देश ही भूकंप का कहलाता है। और जो आपका फिलीपींस, इंडोनेशिया है, ये देश ही वॉल्केनो के हैं। और पैसिफिक ओशियन की रिंग के चारों तरफ ही स्थित है। बात समझ में आ गई? तो ये जो चीज है ना मेरे प्यारे साथियों, अर्थक्वेक, वॉल्केनो और पैसिफिक, ये तीनों एक ही चीज से संबंधित हैं। जो नए विद्यार्थी हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं पता है, उन्हें हम बता दें, पैसिफिक ओशियन में एक इस प्रकार का क्षेत्र है, दो प्लेटों के टकराने से बना हुआ है, जिसमें खूब सारे तो वॉल्केनो फटते हैं और उसके कारण खूब सारी जगह पर क्या आती है? भूकंप आता है। ठीक है, इतना सही याद कर लो, है ना? बाई वाइल्ड फायर तो यहाँ का कोई मतलब ही नहीं है, ये केवल आपको उल्लू बनाने के लिए था। इसमें कौन कौन से क्षेत्र कवर होते हैं तो ये देख लीजिएगा। चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, सेंट्रल एशिया, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, प्रभाव इसका इंडोनेशिया तक आता है बेटा। मतलब इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की वजह से वॉल्केनो इंडोनेशिया में भी खूब लंबे लंबे फटते हैं। विच गैस कम्स आउट ऑफ वॉल्केनो द मोस्ट? सबसे ज्यादा कौन सी गैस है जो वॉल्केनो फटने से बाहर आती है? नाइट्रोजन तो बाहर नहीं आती है, ये तो अभी हमने देख लिया, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी गैस बाहर निकल के आती है? बहुत ही प्यारा सवाल है ये, सोच के आंसर देना। कोई बात नहीं, इस बहाने सीख ही लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है ना? पानी की बूंदें जो है ना वो सबसे ज्यादा निकल के आती हैं। ठीक है, आपको मालूम है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो तो उसमें भी वाटर वेपर ही जिम्मेदार होती है। वाटर वेपर, पानी की बूंदें जो है वो सबसे ज्यादा बाहर निकल के आती है। क्लियर? तो ये चीज याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। दो चीजों को, ये सारा सारा इंफॉर्मेशन है, देख लीजिएगा। इसके साथ साथ H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसें इसके साथ बाहर निकल के आती है। ठीक है ना? चलिए, आदित्य मल्होत्रा सर, आपके सवाल वही कर सकता है जिसने डीप स्टडी की हो या फिर बहुत अच्छा पढ़ा। ये मैंने ये सब पढ़ा रखा है एक्चुअली, मैं अपनी क्लासेस में ऑलरेडी ये सब खत्म करा चुका हूं, तो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स का तो ये रिहर्सल चल रहा है। हाँ जी, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग। चिंता मत करो, वैसे मेरा नया कोर्स भी आ रहा है ज्योग्राफी में, अगर आपको पढ़ना भी है। अच्छा, हमने एसएससी में भी बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो एसएससी वाला कोर्स भी देख सकते हैं। क्लियर? एसएससी वाला कोर्स आ रहा है जल्दी ही। हाँ जी बिल्कुल। आइए साथियों, क्या है? दो लिस्ट मैच करने की बात की गई है। लिस्ट 1, लिस्ट 2, क्या लिखा हुआ है? शील्ड वॉल्केनो कहां पाए जाते हैं, कंपोजिट वॉल्केनो कहां पाए जाते हैं, वॉल्केनिक पूल कहां पाया जाता है, और फ्लड बेसाल्ट रीजन कहां पाया जाता है। ये आपसे पूछे जा रहे हैं। बाय द वे, ये टाइप ऑफ वॉल्केनो है। बहुत ही प्यारा सवाल है, और मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा कि इन वॉल्केनोज को अगर मैं सिंपल रूप से समझाऊं तो मतलब क्या होता है। देखिए साथियों, क्या होता है ना, वॉल्केनो जब बनते हैं तो वॉल्केनो के अंदर बनने की कुछ आकृतियां होती हैं। कई बार वॉल्केनो का जो लावा निकलता है वो अपने ऊपर पूरा पूरा एक शील्ड का निर्माण कर लेता है। शील्ड का मतलब क्या हुआ? वॉल्केनो का लावा निकला और धरती के ऊपर पूरी तरह से एकदम समझो कि कवर सा बना लिया, क्योंकि लावा जो है वो जिस छेद से बाहर निकला था वहीं फैल गया और एक चट्टान जैसी संरचना बन गई, जिसे आपने शील्ड नाम दे दिया। कंपोजिट का मतलब क्या होता है कि जिस लावा ट्यूब से लावा बाहर निकल रहा है वहां पर ऊपर शील्ड जैसी, मतलब शील्ड की संरचना भी बन सकती है, कोन जैसी संरचना भी बन सकती है, और साथ में जो रास्ते थे जहां से लावा बाहर आ रहा था वहीं से दाएं बाएं के रास्ते भी वो तलाश लिया। यानी कि किसी दरार में होकर के लावा घुस गया, कहीं और से फट फट के बाहर निकल रहा है। देखो, अगर आपको ज्यादा अच्छा से समझना है ना तो मैं आपको बताऊं, कभी घर में हलवा बनते हुए देखे हो? हलवा बनते हुए देखे हो घर में, अपने सूजी का या आटे का? कभी गाजर का हलवा नहीं कह रहे हैं, सूजी या आटे का हलवा कह रहे हैं। और आटे का देखेंगे तो मजा ही आ जाएगा, मतलब लापसी बनते हुए देखे हो तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा।
और जब लापसी बन रही होती है ना, तो कभी आप हलवा बनते हुए देखें तो उसमें बुलबुले होते हैं और पट पट फटते हैं। देखो, समझो वही एग्जैक्टली वॉल्केनो है। अगर गैस एक ही जगह पर है तो वो बीच में से ही फट रहा होता है, फट 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 फट। लेकिन अगर गैस आपने सही तरीके से लगा रखी है तो भाई साहब कभी यहां से फट रहा है, कभी यहां से फट रहा है, और लात घूंसे चल रहे हैं उसमें से, है ना। वो जो लात घूंसे चलने का कार्यक्रम है ना, पट पट की जो आवाजें आ रही होती है, वो कंपोजिट वॉल्केनो है, यूं समझ लो आप। वो ऐसा ही होता है, पता ही नहीं चल रहा भाई साहब कहां से फट जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो लीजिए फिलहाल के लिए आप, सवाल तो नॉलेज का है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको लर्न कर लीजिएगा। हाँ, कभी कभी गिर जाते हैं ऊपर, मतलब प्रॉपर निशान पड़ जाता है उसकी वजह से, होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये सारा सारा इंफॉर्मेशन है, कौन सा कहां पाया जाता है हमने बता दिया है, ठीक है ना। हवाई के अंदर क्या पाया जाता है, शील्ड वॉल्केनो, फिलीपींस में कंपोजिट, काल्डेरा इंडोनेशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। मैंने शुरुआत में भी बताया हुआ है, लावा जब बाहर निकलेगा तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान बनेगी। उसके बारे में कौन सा कथन सही है, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। दे हैव लिटिल एंटिग्विटी, यानी इनके अंदर जीवाश्म बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये पोरस होते हैं, दे आर पोरस फॉर वाटर, यानी पानी आसानी से जा सकता है। दे आर बोथ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की संरचनाएं होती हैं। दीज रॉक्स डू नॉट कंटेन सिलिका, कौन सी चीज इसके बारे में सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ट्रू पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सत्य है। ध्यान से देख लीजिएगा, सत्य का मतलब हुआ कि मतलब हाँ ये बात तो एकदम सही कह रहे हो सर, ऐसा हो सकता है, इस टाइप से बात पूछी जा रही है, बताइए। ये थोड़ा सा सवाल आप लोगों के लिए समझदारी भरा है, क्योंकि मुझे हर पॉइंट को आपको समझाना पड़ेगा। पहली बात, देखो बेटा, मैं आपको समझा ही देता हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर दे दिया आप लोगों ने, मुझे उम्मीद नहीं थी। आज तो आपने मुझे ना मतलब वो कर दिया, सरप्राइज कर दिया है। दो तीन क्वेश्चंस में जहां एक बार सबसे ज्यादा उम्मीद थी वहां आंसर माइनस में चला गया, जहां उम्मीद नहीं थी वहां आंसर दे दिया है आप लोगों ने। वेरी गुड। दे हैव वेरी लिटिल एंटिग्विटीज, क्यों भाई। ऑब्वियस ही बात है कि भाई जमीन के नीचे से लावा फट के बाहर निकल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब लावा बाहर निकल रहा है तो ऐसी स्थिति में नीचे से जीवाश्म थोड़ी पैदा होता है। अगर उसमें जीवाश्म ऐड हो गया तो आप उसी को सेडिमेंट्री में ले जा रहे हैं। चलिए ये बात अच्छी हो गई। दूसरा, पोरस फॉर वाटर, वो गैस बाहर निकाल चुका है, उसमें पोर नहीं बनेंगे। पोरस अगर हो गया तो वो फिर कन्वर्ट हो गया मेटामॉर्फिक में। तीसरा, सिलिका, भाई पृथ्वी के अंदर सियाल, सीमा, निफे, ये तीन चीजें तो हम पढ़ते हुए ही आए। सिलिका एल्यूमिनियम सबसे पहले, सिलिका मैग्नीशियम, ये तो सब। और सिलिका मैग्नीशियम जो है वो क्रस्ट मेंटल कोर, तो मेंटल वाले पार्ट से सिलिका तो बाहर आती ही है। तो यदि ये लिख रहा है कि सिलिका नहीं होती तो फिर गलती है, गुस्ताखी है, गलत बात है। ठीक है, बात समझ में आ गई। उम्मीद है सभी साथियों को ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज अर्थक्वेक प्रोन, भारत का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है वहां पर मेरे प्यारे साथियों अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं। क्यों आते हैं, क्या है वहां पर साथियों। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो बचे रह जाएंगे, है ना, क्योंकि समय की मर्यादा है, हमें निश्चित समय पर छोड़ना भी पड़ेगा। आपको कल जो है ना इसका पार्ट 2 भी कराऊंगा मैं, क्योंकि इसमें अच्छे सवाल आते भी हैं, पेपर में भी सवाल आएंगे। अब भाई साहब जिन्होंने ऑल ऑफ दीज कर दिए हैं उनसे मैं नम्र निवेदन करके पूछना चाहता हूं कि माननीय एक बात बताएं, भारत के नॉर्थ ईस्ट में हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये आता है, यहां कोरल कहां बनते हैं। मतलब कृपया करके बताएं कि यहां कोरल कहां बनते हैं। मतलब आप कुछ तो लगाते ना। अच्छा, और जिन्होंने ऑल ऑफ दीज किया वो मेजोरिटी में है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा भाई साहब कौन सा वॉल्केनो स्थित है, मतलब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक कौन सा वॉल्केनो स्थित है, थोड़ा सा बता दो ताकि मेरा भी एनलाइटनमेंट हो जाए, मैं भी समझू कि बाप रे बाप ये नॉलेज तो छूट ही गया था। है, थोड़ा सा करो ना मदद यार। मतलब कहते हैं ना तुक्का लगाने में अक्कल की आवश्यकता है, लेकिन क्यों भैया, मतलब इतना भी इसको कहीं किराए पर दे आए हो क्या यार, ऐसे मत करो यार। है, ले दे करके एक ऑप्शन तो बच रहा था, हद मारते हो यार आप लोग। चलो, लेम एंड डिसकंटिन्यूटी, ये चलो कल करेंगे, अब छोड़ो, फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं, बाद में करते हैं। फिलहाल के लिए आप अपना लीडर बोर्ड देख लीजिए, कल थोड़ा सा फास्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आज थोड़ा सेशन भी अटक रहा है और कल थोड़े सवाल ज्यादा कर लेंगे। कविता यादव सारे के सारे सवाल सही कर दिए हैं, प्रतिभा उसके बाद में है, फिर महेश है, आदित्य है, संतोष है, सार्थक, कामिनी यादव, विशाल, अनुराग और रूपक। बहुत बढ़िया, विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे प्रश्न सॉल्व किए। आउट ऑफ 12 जो है, अगर हम क्वेश्चन 12 पूछे हैं तो 9 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए जा सकते थे अगर आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए बेटा, फिलहाल के लिए इतना ही। कल हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, पढ़ के आना, आप लोग एकदम मुंह उठा के चले आए हो आज, तो कल इसमें से और सवाल भी लेके आऊंगा मैं, अर्थ से, अर्थक्वेक से, रॉक से, और इसी चीज का पार्ट 2 लेके आएंगे, पढ़ के आना कल बेटा, है ना। इसका पीडीएफ नहीं दूंगा अभी मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे में करके लाएंगे। ठीक है, चलो मस्त रहो, बिंदास रहो, फिर मिलते हैं। अभी 11 बजे क्लास है आपकी, अगस्त का करंट अफेयर रिवाइज किया जाएगा वहां पे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।